ना मस्जिद की बात हो, ना सिवा लो की बात हो, प्रजा बेरोजगार है, सिर्फ निवालों की बात हो। लोगों को 80 करोड़ लोगों को मैं अनाज फ्री में देता हूँ। मतलब आपने एक बात तो ये मान लिया कि 10 साल में मैंने गरीबी नहीं हटाई। 80 करोड़ लोगों को उनको खाना देना पड़ता है। अरे हम आपसे सिर्फ रोजगार ही मांग रहे, आप रोजगार दे दो, हम हमारे खाने पीने का बंदोबस्त कमाई से कर लेंगे। जय हिंद दोस्तों, मैं इब्राहिम, आप देख रहे हैं सत्यशोधक नंबर 1। आज हमारे साथ में मौजूद हैं फहमीदा हसन खान जी, जो एनसीपी जो शरद पवार है उनके साथ में हैं, उनके गुट में शामिल हैं। और हम इनसे कुछ जानना चाहते हैं कि आज के वक्त का जो माहौल चल रहा है राजनीति के अंदर में, क्या ये राजनीति महाराष्ट्र में भी होगी जिस तरह से हमने सूरत के अंदर में देखा, इंदौर में देखा, क्या यहाँ पे होगा? इन्होंने काफ़ी बयान इनके जो दिए हैं महंगाई के ऊपर से लेकर के, और बहुत सारी चीज़ें जो इस वक्त हो रही है राजनीति के अंदर में। हम फहमीदा जी से जानते हैं कि मुझे आप ये बताइए कि आज का माहौल जो चल रहा है, कितने ऐसे कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे जिन्होंने अपनी उम्मीदवारी ले ली पीछे, जिससे कहीं ना कहीं डायरेक्टली बीजेपी को फ़ायदा हुआ। यहाँ पे मुंबई में भी इस वक्त आप लोग मेहनत कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपकी मेहनत रंग लाएगी कि कुछ ऐसा देखने मिलेगा? सबसे पहली बात तो ये है कि जो 6 की 6 सीट है मुंबई की, ये पूरी की पूरी महाविकास आघाड़ी गठबंधन जीतेगी। ये हमें उम्मीद नहीं, सही के अंदर, क्योंकि उस तरीके से जो मेहनत किया जा रहा है और लोगों का जो अभी विश्वास बढ़ते जा रहा है, और मोदी जी की तरफ लोगों का विश्वास जो है खत्म होते जा रहा है। और उसकी भी एक वजह है कि उन्होंने लोगों को सिर्फ और सिर्फ सपना और जुमला, ये 2 ही बेचा है। क्योंकि आप एक बात बोलते हैं कि 2047 का विकसित भारत, अरे पहले आप अपने दिमाग का तो विकास कीजिए। आज मैं मोदी जी से कहूंगी कि आप जो माइनॉरिटीज के लिए जिस हिसाब से आपकी जो मानसिक व्यवस्था है वो एकदम कम है, क्योंकि माइनॉरिटी को आप क्या इंसान ही नहीं समझते हो। कभी आपके लोग उनके ऊपर पेशाब करते हैं, हमारे जो बौद्ध धर्मीय लोग हैं उनके ऊपर, कभी मुसलमान के ऊपर आप बेफाम कुछ भी बयान कर देते हो। तो आपकी जो मानसिकता है उसको पहले विकसाने की ज़रूरत है, उसके बाद आप 2047 का विकसित भारत का सपना दिखाइए लोगों को। पर अभी हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि महिलाओं का मंगलसूत्र कहीं और चला जाएगा, ये हिस्से बांट दिए जाएंगे। तो आपको क्या लग रहा है कि ये सारी चीज़ें होंगी अगर कांग्रेस आ जाती है सत्ता के अंदर में? तो कांग्रेस ने अपना जो मैनिफेस्टो है उससे लोगों के दिमाग में पहले ही साफ कर दिया कि वो आने के बाद क्या काम करेंगे। और एक नज़रिए से देखा जाए तो ये जब बोल रहे हैं मोदी जी कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, तो कांग्रेस का जो काम है विकास का, जो भारत हमारे पास में जब आया था अंग्रेजों से, हमने जब आज़ादी के तौर पे भारत को जो लिए थे, जब भी एक सुई नहीं बनती थी, और आज इतने इतने लोगों के लिए पढ़ने के IIM ITI, जो रॉकेट ऊपर गया अपना जो चांद के ऊपर, ये भी चंद्रयान पे जो गया, वो विकसित भारत जो कांग्रेस के टाइम का था उसी की देन है। कि आज तुम सत्ता में आज ही ये सब नहीं हो जाता है, इसके लिए टाइम लगता है। जितने भी प्रोजेक्ट जो कांग्रेस के ज़माने में हुए आज लोगों को सामने दिख रहे हैं, जितने भी रोजगार के उपलब्धियां जो है वो कांग्रेस में कांग्रेस की है वो दिख रही है, कांग्रेस के जो कार्यकाल के चलते। और हर बार ये जो नेहरू जी पे ये इल्ज़ाम लगाते, तो लोगों को भी अभी समझ में आया है कि नेहरू जी ने और पुराने लोगों ने जो विकसित किया वो मोदी जी ने 1 रुपये का भी विकास का काम किया नहीं। मोदी जी ने सिर्फ यही किया कि अपने फायदे के लिए हम दो हमारे दो, जैसे कि अमित शाह जी और मोदी जी और अडानी और अंबानी, उनको ही सारे कारभार दे दिए। अच्छा, एक अब हम यहाँ के इलेक्शन की जो माहौल चल रहा है इस वक्त में, हम यहाँ की बात करता हूँ मैं कि यहाँ पे जो उम्मीदवार घोषित किए हैं कांग्रेस की तरफ से, तो क्या आप लोग पूरी जी जान मेहनत लगा रहे हैं उनको जिताने के लिए? देखिए, हम इंडिया गठबंधन में हम लोग सब साथ में हैं। आज शरद पवार जी ने उद्धव ठाकरे जी को मुख्यमंत्री बनाने की जो काम किया है, और बाद में मुख्यमंत्री के तौर पे उद्धव ठाकरे जी ने भी जो अपना योगदान दिया है, जिस टाइम पे जब कोरोना काल चल रहा था, आज इनको सिर्फ मोदी जी ने तो बोला ही बोला कि नंबर 1 पे महाराष्ट्र के CM है, लेकिन आज इंटरनेशनल के हिसाब से भी आज उद्धव ठाकरे जी का नंबर 1 पे है। तो आज हमारा जो गठबंधन है उसमें सब सारी पार्टियां साथ में है। तो चाहे वो हमारा राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गठ हो, शिवसेना हो, कांग्रेस हो,
और समाजवादी पार्टी हो, सीपीआई हो और आम आदमी पार्टी है, और दूसरा नीतीश जो लालू प्रसाद की जो यहाँ थोड़ा कम है लेकिन वो भी हमारे साथ में है। तो जैसे बिहारी हो गए, यूपी हो गया, सब हमारे साथ में है। और लोगों को ये उम्मीद है कि अभी वापस से अगर हमें को विकसित भारत बनाना है तो हमें इंडिया गठबंधन को ही जिताना है। मुझे एक बात बताइए कि जो यहाँ पे उम्मीदवार खड़े हुए हैं, इनका बैकग्राउंड कैसा है? कि क्या लोग इनको समर्थन देंगे या सिर्फ और सिर्फ इनको भी लोग देखेंगे और उसके बाद में वोट जो है कहीं और जाने वाला है? नहीं, देखिए, भूषण पाटिल जी जो खड़े हुए हैं वो यहाँ के भूमिपुत्र है, और देखा जाए तो उनको फर्स्ट सिटीजन का भी हम खिताब देंगे, क्योंकि वो कोली है। जो हम बोलते हैं कि मुंबई आगरी और कोली लोगों की है, तो वो तबके से आते हैं। और उनका एक वो खुद बिल्डर है और बहुत सारी जगह पे उन्होंने सबके लिए काम किया है, चाहे वो रीडेवलपमेंट हो, चाहे नई बिल्डिंग बनाना है। और ये यहाँ के भूमिपुत्र होने के नाते वो गुजराती, मारवाड़ी, मराठी और कोली और सब मुसलमान सबके साथ जुड़े हुए हैं। और पहले भी वो यहाँ से एमएलए भी लड़ चुके हैं, कॉरपोरेटर भी लड़ चुके हैं, और उनकी अच्छी पकड़ है अपने मतदार संघ के अंदर। तो जो उनके अपोजिशन में खड़े हुए हैं, उनके अपोजिट के अंदर में गोयल जी, क्या लगता है कि जनता उनके फेवर में भी है या नहीं है? देखिए, जो पीयूष गोयल जी है वो उनको उत्तर मुंबई की जनता पीजी के हिसाब से, जैसे आप ये बाहर से उतारे हुए हैं। अगर ये उनका एक वीडियो भी मैंने देखी थी जो बोलते कि मैं मुंबई में ही बड़ा पला और लिखा, सब इधर ही सब कुछ किया है, तो जो वो नेपेंसी रोड पे रहते तो दक्षिण मुंबई की सीट क्यों, बीजेपी की हक की सीट थी, वो क्यों उनको नहीं दिया गया? लेकिन लोगों को ये था कि ये जो उत्तर मुंबई की सीट है वो पहले से ही बोले बीजेपी की सीट है, लेकिन ऐसा नहीं था। 2004 में भी गोविंदा जी कांग्रेस की सीट से लड़े थे, जब भी अच्छे से जीत के आए हुए थे। तो ये जो पीजी है वो पीजी को यहाँ लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे, लोग कोरोना काल को याद कर रहे हैं। हमारे यहाँ उत्तर भारत की संख्या ज्यादा है उत्तर मुंबई के अंदर, तो लोगों को वो दिन याद आता है जब पीयूष गोयल जी कोरोना के टाइम पे रेल मंत्री थे। हमारे उद्धव ठाकरे जी ने उस टाइम पे 80 रेलगाड़ी मांगी थी कि हम यहाँ से उनको भेजे, तो इन्होंने सिर्फ 20 ही हमको दी, तो लोगों को यहाँ से पलायन करके रोड से जाना पड़ा। तो आज वो लोग भूले नहीं है। इसी वजह से जो पीयूष गोयल जी है वो आते हैं, तो ये कोली का बड़ा इलाका है। यहाँ एक्सर देखो, नायतोड़ी देखो, मड़ गांव देखो, फिर अपना बंदर पखाड़ी गांव देखो, ये कोलियों के अंदर का गांव है। जहाँ ये पीयूष गोयल जी जाते तो ऐसा हाथ पे रुमाल रख के जाते हैं, उनको वॉमिटिंग जैसा होता है। अरे जब आप यहाँ के फर्स्ट सिटीजन जो कोली लोग हैं उनको ही आप अगर तवज्जो नहीं देंगे तो आपको यहाँ की जनता कैसे जिता के लाएगी? आप अक्सर जैसे कि जब रक्षाबंधन होता है तो आप बॉर्डर का सफ़र करती हैं, हमारे आर्मियों को रक्षाबंधन के अंदर में आप राखियाँ बांधती है, वो एक्सपीरियंस थोड़ा सा हमारे लोगों से शेयर करेंगे आप? आज 8 साल हो गया मैं भारत की विभिन्न बॉर्डरों पे, इंटरनेशनल बॉर्डरों पे जाती हूँ। जो मेरे होम टाउन गुजरात से मैंने शुरू किया था, पाकिस्तान बॉर्डर से, मुझे ऐसा ख्याल आया कि जो भारत की हमारी 50% महिला आबादी है, तो इनका जो आशीर्वाद है, जो हमारे फौजी लोग जो हमारे कंट्री में गिने जाते हैं, जो हमारी दिन रात रक्षा करने में जुटे हुए हैं, जिनके लिए त्योहार एक कोई मायने ही नहीं रखता, लेकिन जो हम त्योहार मनाते हैं वो आज बॉर्डर पे तैनात है, तो हम चैन से यहाँ हमारी नींद भी ले सकते हैं, हमारे त्योहार भी हमारे परिवार के साथ में हम मना रहे हैं, तो वो आज उधर अकेले हैं। ऐसा मेरे को दिमाग में आया, तो मेरे शौहर का और बाकी लोगों का, और मैं आज क्या बोलूँ कि मुझे बीएसएफ और जो हमारी आर्मी उससे भी बहुत सपोर्ट मिलता है कि जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ अगले साल का न्योता मुझे पहले ही मिल जाता है। तो आज ये जवान आज अपनी हमारी रक्षा, हमारी बहनों की, हमारे भाइयों की, हमारे बच्चों की रक्षा जो कर रहे हैं, वो आज उनकी कलाई सुनी नहीं रहनी चाहिए रक्षाबंधन के दिन। इसी वजह से मैं उनको राखी बांधने के लिए यहाँ से जाती हूँ। और अभी तो ऐसा हो गया है कि मैं 1 महीने पहले लोगों को बोल देती हूँ, तो लोग कहाँ कहाँ से मुझे राखियाँ भेजते हैं। ये हैं फहमीदा खान जी, जो बॉर्डर से लेकर के हमारी इस मुंबई के अंदर में लोगों के दिलों के अंदर में बसी हुई है। कहीं ना कहीं वहाँ आर्मी जवान भी अपनी बहन से बहुत मोहब्बत करते हैं, तो वहीं यहाँ के लोग भी इनसे काफ़ी मोहब्बत करते हैं, इसलिए क्योंकि ये पहले कॉर्पोरेटर रह भी चुकी है सन 2012 के लगभग में। मैं आपसे एक और सवाल करना चाहता हूँ कि आपका राजनीतिक एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। आपको क्या लगता है कि इस वक्त में राजनीति जो गरमा रही है, मोदी जी एक अलग भाषण कह रहे हैं, राहुल गांधी जी एक अलग कह रहे हैं,
नीतीश कुमार अलग कह रहे हैं, लालू यादव अलग कह रहे हैं। तो ये जो सारे लोग एक साथ में आज एक प्लेटफॉर्म पे आए हुए हैं, आपको क्या लग रहा है ये जो एक साथ में होना है ये मोदी जी को कमज़ोर करेगा या कहीं ना कहीं मोदी जी को ताकत प्रदान करने के लिए है? देखिए, एकजुट लोग कैसे आते हैं कि सबकी अगर विचारधारा एक हो। आज मोदी जी ना महंगाई का म बोल रहे हैं, ना बेरोजगारी का ये कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, ना मस्जिद की बात हो, ना सिवालों की बात हो। प्रजा बेरोजगार है, सिर्फ निवालों की बात हो। लोगों को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान। जो मोदी जी ने सपना दिखाए, जो जुमले बांटे हैं, वो एक भी सच करके नहीं दिखाए। और उनको जब प्रजा पूछने जाती कि हमारे बच्चों का भविष्य क्या, आज माँ बाप अपने गहने रख के अपनी, समझो कोई रिक्शा चलाता है, कोई मजदूरी करता है, वो अपने बच्चों को अपने जैसा नहीं बना के पढ़ा लिखा समझदार बनाना चाहता है। लेकिन अगर उसको आप रोजगार ही नहीं दोगे तो वो कैसे आगे बढ़ेगा? तो आप 5 किलो अनाज दे रहे हैं और वो 5 किलो अनाज जो 1100 रुपया सिलेंडर का दे के वो पकाएगा, तो आप सोचिए, आप अपने ही बयान में बोल रहे कि मैं लोगों को 80 करोड़ लोगों को मैं अनाज फ्री में देता हूँ। मतलब आपने एक बात तो ये मान लिया कि 10 साल में मैंने गरीबी नहीं हटाई। 80 करोड़ लोगों को उनको खाना देना पड़ता है। अरे हम आपसे सिर्फ रोजगार ही मांग रहे, आप रोजगार दे दो, हम हमारे खाने पीने का बंदोबस्त कमाई से कर लेंगे, हमारी कमाई से। मुझे ये बताइए कि आने वाले वक्त में आप किसे प्रधानमंत्री देखना चाहती हैं? आने वाले वक्त में इंडिया आघाड़ी के अंदर, जैसे राहुल गांधी ने एक बयान दिया था कि जितने ऊपर है मैं हर साल में प्रधानमंत्री चेंज करूंगा। बहुत सारे लोग का चेहरा है, जैसे कि अभी अगर देखा जाए तो हमारे शरद पवार जी हैं, दूसरा हम देखा जावे तो ममता बनर्जी भी है, तीसरे हम देखे जावे तो उद्धव ठाकरे जी भी है, चौथा हम मल्लिकार्जुन खड़गे को भी देखते जो एक दलित परिवार से आते हैं, वो भी एक बहुत अच्छा चेहरा है। इंडिया आघाड़ी के पास में प्रधानमंत्री पद के लिए इन लोग बोलते चेहरा नहीं है, बहुत ही चेहरे हैं, इसीलिए तो कोई भी एक का नाम अभी डिक्लेयर नहीं कर रहे। जैसे जब परिस्थिति होगी जब डिक्लेयर करेंगे। अच्छा, मुझे एक और बात बताइए कि क्या हमारे यहाँ पर मुंबई की जो आज हालत है ये पहले ऐसी थी या अब बदल गई है? अब बहुत कुछ बदल गया है। आप देखेंगे तो सारी चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर दी जा रही है, जिससे लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। पहले हमारे बच्चे जब नौकरी करते थे तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नहीं होता था, उसका परफॉर्मेंस देख के उसको परमानेंट किया जाता था। अभी जब मोदी जी ने तो सेना को भी कॉन्ट्रैक्ट पे, अग्निवीर की जो योजना है वो लेके आ गए हैं, तो आप सोचिए कि बॉर्डर की रक्षा 4 साल में वो चीज़ बदली हो जाएगी तो कैसे लगेगा। तो वैसे ही पूरे सारे बॉम्बे के भी कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने, जो BMC है ये है, सब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कर लिया है। तो जहां लोग क्यों मेहनत करेंगे? आप अगर एक बच्चे को आज नौकरी देते हैं, वो मेहनत क्यों करेगा? अपना 100% एफर्ट क्यों लगाएगा कि मुझे कंपनी को आगे लेके जाना, कि मैं भी इसके अंदर परमानेंट जॉब पे होऊंगा। लेकिन आप अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे उससे लिखा देते कि भाई तेरे से अच्छा कोई, समझो तुझे 10,000 पगार है, 8,000 वाला भी कोई मिल जाता तो उसको रख लेते, उनको वापस से वो जीरो से शुरू करना पड़ता है। तो मुंबई में तो बहुत सारी ये तकलीफें चालू है, मुंबई क्या पूरे देश भर में ये तकलीफ चालू है, क्योंकि सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पे कर दिया। और भी पहले जब सांसद में अभी 4 लोग घुस गए थे वहां के, जो अपनी नौकरी के लिए घुसे थे कि भाई हमें नौकरी प्रदान करो, हम कब तक रोडों पे भटकेंगे। आप पकोड़े को भी एक रोजगार में गिना रहे हैं, लेकिन पकोड़े के लिए भी तेल लगता है, आटा लगता है, जिसकी कीमत आसमान छू गई है। तो कैसे हम ये देखेंगे? मुंबई देखो, देश देखो, सब एक ही राह पे चल रहे हैं। इसीलिए लोगों ने अभी के जो इंडिया गठबंधन की सरकार है उसको चुना है, क्योंकि उसके जो चुनावी मुद्दे हैं वो लोगों के समझ में आ रहे हैं। लेकिन मोदी जी के जो गारंटी है वो समझ में नहीं आ रही है। ये गारंटी देते हैं लेकिन बाद में जाके बोलते ये तो जुमला था, तो लोगों को अभी वो बात समझ में आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थी फहमीदा हसन खान जी, जिन्होंने अपने राजनीतिक एक्सपीरियंस बताए हैं। आप लोगों की राय दोस्तों फहमीदा हसन खान पे क्या है? जो यहाँ पे सांसद जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं उनके ऊपर में क्या है? भूषण पाटिल जी, उनके अपोजिट में पीयूष गोयल हैं, उनके ऊपर में क्या है दोस्तों? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको क्या लगता है कि इन दोनों के अंदर में बाजी आखिरकार कौन मारेगा? जो यहाँ के मूल रहवासी रह चुके हैं भूषण पाटिल जी, या फिर जो पीयूष गोयल जिनको पीजी ये बता रही हैं, उस हिसाब से वो मारेंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, जनता फैसला करेगी कि आखिरकार जीत करके आता कौन है। आप लोगों की राय, दोनों सांसद जो इस वक्त होर्डिंग में लगे हुए हैं, जीतेगा कौन? आप लोग उस पर कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपकी राय फहमीदा जी पे क्या है ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो इसे दूर तक पहुँचाएँ। मैं हूं इब्राहिम। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।